गुड मॉर्निंग प्रिय प्रतियोगी मित्रों, आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आइए हम कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि कल आपको बताया गया था मिट्टी के बारे में, और हमने कहा था कि आपको अगली क्लास में मिलेगा सिंचाई के बारे में। सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई की बात की जाए तो ज़रा सा आप रिवाइंड करिए। जब आपको हम कृषि बता रहे थे तो वहाँ हमने बताया था आपको कि जो भारतीय कृषि है वो मौसम आधारित, कैसी है? मौसम आधारित, मानसून आधारित है। भारतीय कृषि कैसी है? मौसम आधारित है, मानसून आधारित है। और वो सिंचाई सुविधा ही है, वो सिंचाई व्यवस्था ही है जो कृषि को आगे ले जा सकती है, अर्थात कृषि के उत्पादन में मदद कर सकती है, कृषि के उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है। कौन सी चीज़ है भैया? वो क्या है? सिंचाई है। तो आइए इसी को हम जानते हैं। तो देखिएगा, आपको पता होगा योजना आयोग है ना, ये वही योजना आयोग है जो पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करवाने का काम करता था पहले। ये वही योजना आयोग है जो पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करवाने का काम करता था। और यही योजना आयोग बदल दिया गया। कब? 2015 में यही योजना आयोग बदल कर दिया गया नीति आयोग। क्या कर दिया गया भैया? नीति आयोग कर दिया गया, है ना। तो हमने कहा कि योजना आयोग ने जो भारत की सिंचाई है उसको योजना आयोग ने 3 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया भैया? 3 भागों में डिवाइड किया। और किसके आधार पर डिवाइड किया? योजना आयोग ने भारतीय कृषि को सिंचाई के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया। और आधार क्या बनाया उसने? क्षेत्रफल को आधार बनाया। तो 3 भाग देखिए कौन कौन से हैं। पहला है बृहद सिंचाई। पहला क्या भैया? बृहद सिंचाई। दूसरा क्या है? दूसरा है मध्यम सिंचाई। दूसरा क्या भैया? मध्यम सिंचाई, मध्यम सिंचाई। और तीसरा क्या है? तीसरा हमारा है बृहद, मध्यम, तीसरा भैया लघु सिंचाई। तो हमने कहा कि भारतीय योजना आयोग ने भारतीय सिंचाई सुविधा को 3 भागों में डिवाइड किया। और किसके आधार पर डिवाइड किया? क्षेत्रफल के आधार पर इसे बांट दिया 3 भागों में। बृहद है ना, और कौन सा भैया? मध्यम, लघु। अब देखिए एक एक करके हम जानते हैं कि बृहद क्या है, मध्यम क्या है, लघु क्या है। तो 3 याद रखिएगा। नीचे वाला इरेज करते हैं, एक एक करके आपको समझाते चलते हैं, आपको बताते चलते हैं, ठीक है। तो बात की जाए अगर आपसे भैया बृहद सिंचाई की, बृहद सिंचाई योजना क्या, बृहद सिंचाई क्या है? तो बृहद सिंचाई की बात की जाए तो देखिए, ऐसा भूभाग जो कितने से 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो। 10,000 हेक्टेयर से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूभाग पर सिंचाई सुविधा जिसके द्वारा की जाती है उसे रखा गया बृहद सिंचाई में। अर्थात 10,000 हेक्टेयर से अगर अधिक भूमि है और वहाँ पर जिस सुविधा के द्वारा सिंचाई की जाती है उसे कहाँ रखा गया भैया? बृहद सिंचाई में रखा गया। इसमें आएंगे क्या क्या? देखिए इसमें क्या क्या आएंगे। इसमें आएंगे भैया नहरें। क्या आएंगी? नहरें आएंगी, और बड़ी नहरें। और क्या आएंगे भैया? नहरें और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्या आएंगी भैया? बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। हमने कहा बड़ी नहरें, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये किस में आती भैया? बृहद सिंचाई के अंतर्गत इन्हें रखा गया। अब थोड़ा सा देखिएगा, जो बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है। नहरें तो आप जानते भी बता रहे हैं भैया कि यूपी में कौन कौन सी नहरें हैं जिनके द्वारा सिंचाई की जाती है, सबसे पुरानी नहर कौन सी है, सबसे लंबी नहर कौन सी है, भी सारी चीज़ें क्लियर करते हैं यहाँ पर। उसके पहले हम जानते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं। देखिए नाम से स्पष्ट है भैया, बहुउद्देशीय मतलब ऐसी परियोजना जिसकी स्थापना कई उद्देश्यों के लिए की गई हो। किसके लिए की गई हो? कई उद्देश्यों के लिए। जैसे यहीं से सिंचाई भी होती हो, यहीं से विद्युत उत्पादन भी होता हो,
यहीं से पेयजल आपूर्ति भी होती हो। अर्थात कहने का मतलब है भैया, जैसे आप नहीं आते हैं, अब जरा सोचिए कि क्या घर से बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए ही आते हैं? नहीं, उनका भी कई उद्देश्य होता है कि वहाँ चलेंगे तो हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे ना, टहलेंगे, और पढ़ाई तो होती रहती है। देखिए हमने कई बार कहा आपसे, आप प्राथमिकता नहीं दे पाते पढ़ाई को, दिक्कत यही हो जाती है। सारा उद्देश्य आप पूरा कर लेते हैं, बहुउद्देशीय के अंतर्गत आप सारा उद्देश्य अपना पूरा कर लेते हैं, सिर्फ क्या नहीं कर पाते हैं? पढ़ाई। ये बात रही भैया बृहद सिंचाई के अंतर्गत आने वाले हैं। अगली बात आती भैया किसकी? अगली बात आती मध्यम सिंचाई के अंतर्गत। दूसरा कौन सा भैया? मध्यम सिंचाई। दूसरा कौन सा है? मध्यम सिंचाई। मध्यम सिंचाई की बात की जाए अगर आपसे, तो देखिए मध्यम सिंचाई क्या है? मध्यम सिंचाई, मध्यम सिंचाई की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया था बृहद का मतलब 10,000 हेक्टेयर से अधिक, मध्यम का मतलब क्या होता है भैया? 2000 से, मध्यम का मतलब होता है 2000 से लेकर 10,000 के मध्य। मध्यम मतलब क्या होता है भैया? 2000 से लेकर, अर्थात 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के मध्य, 10,000 हेक्टेयर के मध्य। बृहद में भैया 10,000 हेक्टेयर से अधिक था, मध्यम में 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के मध्य भूभाग पर जिस सुविधा के द्वारा सिंचाई होती होगी उसे कहाँ रखा गया भैया? मध्यम सिंचाई के अंतर्गत रखा गया। इनमें क्या क्या आते हैं? इनमें आती हैं भैया नहरें। और कौन सी नहरें आती भैया? इनमें आती हैं छोटी नहरें। क्या आती हैं? छोटी नहरें, है ना। और क्या आएंगे भैया? बड़े नलकूप। छोटी नहरें, बड़े नलकूप, ये सब किस में आते हैं भैया? ये सब आते हैं मध्यम सिंचाई के अंतर्गत। लिखिएगा फिर इसको इरेज करते हैं जी, लिखते चलिएगा साथ साथ में। और हमने कई बार कहा भी, हम देखते हैं, देखिए मनोबल देखिए टूट जाता है। हमने कई बार देखा कि आप लोग आते तो हैं ऑनलाइन, लाइव क्लास ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन कितने लोग करते हैं? हम देखते हैं भैया कि 15-20 लोग, 15-20-25 लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते, कोई करता ही नहीं है। तो ये भैया बहुत ही दुखद चीज़ है ये, कि हम इतनी मेहनत करते हैं और अब कितने लोग आते हैं? 15-20 लोग आते हैं। या तो आपको वीडियो देखने में मज़ा नहीं आ रहा, या तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। दो ही कारण हो सकता है, या तो हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। हमने कई बार कहा आपसे, अगर कुछ कमियां हैं तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ऐसा नहीं कि हमको बुरा लग जाएगा। अरे आप अगर कमियां आप बताएंगे तो हम उसमें सुधार करेंगे ना, कि कमियां हो कहाँ रही हैं। देखिए कुछ लोगों ने कहा था सर आप बहुत जल्दी बोलते थे, हमने वॉइस को थोड़ा धीमे कर दिया। एक्चुअली क्या था ना कि वो स्पीड वही बनी हुई थी जो ऑफलाइन क्लास की थी, तो ऑनलाइन क्लास में भी अभी भी वही बनी थी, लेकिन हमने क्या किया, देखिए धीमा कर लिया अपने आप को। तो कमियां बताते रहिए और सारी क्लास अटेंड करिए, आप लोग पूरी क्लास अंत तक अटेंड करिए और कमेंट जरूर करते रहा करिए। देखिए लाइक मिलने से भी मनोबल बढ़ जाता है ना। चलिए इरेज करें भैया, इसको इरेज करते हैं। अगला आता है भैया लघु सिंचाई सुविधा वाले, अर्थात लघु सिंचाई क्या है? लघु सिंचाई क्या है? अब देखिए लघु सिंचाई की बात की जा रही है तो अभी देखिए मध्यम बृहद था 10,000 से अधिक, मध्यम 2000 से 10,000 के बीच, जो लघु है भैया वो 2000 हेक्टेयर से कम, 2000 हेक्टेयर से कम भूभाग पर जिस सुविधा के द्वारा सिंचाई की जाती होगी, जिस साधन के द्वारा सिंचाई की जाती होगी, उसे कहाँ रखा गया भैया? लघु सिंचाई के अंतर्गत। इसमें आएंगे क्या क्या? नलकूप आएगा भैया, नलकूप, कुआं, तालाब, नलकूप, कुआं, तालाब, जितनी चीज़ें आप जानते हैं भैया, इसमें ये सब किस में आएगा भैया? ये सब आएगा लघु सिंचाई के अंतर्गत। नोट करिए फिर इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। जी भैया नोट करिएगा, फिर इरेज करके हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब बात कर लीजिए भैया यूपी के संबंध में। किसके संबंध बात कर लीजिए भैया? यूपी के संबंध में। यहीं पर कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट हम जानते हैं, इरेज करें भैया इसको। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर आपसे बात की जाए भैया, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक सिंचित भूभाग किस राज्य का है? क्षेत्रफल के आधार पर। तो देखिए हमने कहा भैया कुछ पॉइंट की बात कर ली जाए, तो हमने कहा क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक सिंचित भूभाग, सबसे अधिक सिंचित भूभाग, सबसे अधिक सिंचित भूभाग किस राज्य का है भैया? वो यूपी का है। किस राज्य का भैया? यूपी का है।
सबसे अधिक सिंचित भूभाग किस राज्य का है? यूपी का है। और यूपी में भी सर्वाधिक सिंचाई किस साधन के द्वारा की जाती है? यूपी में भी सबसे अधिक सिंचाई किस साधन के द्वारा होती है भैया? नलकूप के द्वारा होती है। किस द्वारा होती है भैया? नलकूप के द्वारा। और कितना होता है भैया? लगभग 70.08% सिंचाई किससे होती है यूपी में? नलकूप के द्वारा होती है। लेकिन अगर हमसे अगला पॉइंट पूछे भैया कि जितने क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है, कृषि के आधार पर, अर्थात जितने क्षेत्रफल पर कृषि होती है उसके आधार पर सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य का है? तो किसका भैया? पंजाब का है। किसका है? पंजाब का। पंजाब की बात की जाए भैया तो पंजाब के भैया कृषि योग्य, पंजाब के कृषि योग्य भूभाग का 97.7% पर क्या होती है भैया? सिंचाई होती है। तो हमने कहा कि पंजाब के कृषि योग्य भूभाग के 97.7% भूभाग पर क्या होती है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ये पूरे भारत में पहले स्थान पर है पंजाब, जहां पर सिंचाई सुविधा लगभग जगहों पर है। मतलब जितने क्षेत्र में कृषि होती है, जहाँ जहाँ कृषि होती है भैया, वहाँ उन लोगों ने सिंचाई सुविधा बना रखी है। और कौन सी सिंचाई ये लोग करते हैं, यहीं पर इसको भी जान लेते हैं भैया। ये लोग कौन सिंचाई करते हैं भैया? ड्रिप सिंचाई। कौन सिंचाई करते हैं भैया? ड्रिप सिंचाई। याद रखिएगा, सिंचाई कौन सी करते हैं? ड्रिप सिंचाई। अब देखिए ड्रिप सिंचाई है क्या? इसमें देखिए भैया पानी की खपत कम होती है। जो ड्रिप सिंचाई होती है उसमें पानी की खपत कम होती है और फसलों का उत्पादन हम अच्छी तरह से ले पाते हैं। जैसे ड्रिप सिंचाई में होता क्या भैया कि जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, सपोज दैट ये हमारा क्या भैया? एक खेत है, ये क्षेत्रफल है। अब इसके किनारे किनारे होता क्या है कि ऐसे मोटी पाइप लगा दी जाती है। किनारे किनारे होगा क्या भैया? मोटी पाइप लगा दी जाएगी। अब इन्हीं मोटी पाइप में से पतली पतली पाइप ऐसे लगी रहेगी, पतली पतली पाइप लगी रहती है। अब इससे होता क्या भैया कि मोटी पाइप से जब पानी आता है तो पतली पाइप में जब जाएगा मोटी से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और प्रेशर ज़्यादा होने से ये भैया ऐसे ही फव्वारे की तरह ऐसे भैया ये दूर दूर तक फैलता रहता है, पूरे खेत में फैलता रहता है पानी है। तो इससे होता क्या भैया? पानी की बर्बादी नहीं होती है और सिंचाई हम जब चाहें तब कर सकते हैं आसानी से। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ड्रिप सिंचाई भी कौन करता है भैया? पंजाब करता है। इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए भैया कि अभी आपने कहा ना कि क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार भैया? क्षेत्रफल के आधार पर। इरेज करें भैया इसको, चलिए इसको लिख लिया, इरेज करते हैं। अब यहीं पर देखिए आपने कहा ना भैया कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक सिंचित भूभाग किस राज्य का है? यूपी का है ना भैया। लेकिन अगर क्रम से पूछा जाए, देखिए हमसे अब एक राज्य नहीं पूछता, क्रम से पूछता है। तो देखिए कौन कौन सा भैया? यूपी है, राजस्थान, ये क्रम है इसका। यूपी, राजस्थान, पंजाब, यूपी, राजस्थान, पंजाब हुआ भैया, एमपी, और कौन सा भैया? आंध्र प्रदेश। और कौन सा भैया? आंध्र प्रदेश। क्लियर हुआ? ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई सुविधा ज़्यादा है। मतलब जो क्षेत्रफल है ज़्यादातर भूभाग पर सिंचाई सुविधा है। नोट करिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं। हो भैया अगला देखिए, अगला पॉइंट ये जान लेते हैं भैया। अभी तो आपने सबसे अधिक सिंचाई वाला भूभाग जाना भैया पंजाब। सबसे अधिक भूभाग कहाँ पर सिंचाई वाला? पंजाब में है। मतलब जितने क्षेत्र पर कृषि होती है। लेकिन सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम सिंचाई सुविधा कहाँ पर है? सबसे कम सिंचाई सुविधा कहाँ पर है? सिंचाई सुविधा कहाँ पर भैया? यह है मिजोरम में। कहाँ पर भैया? मिजोरम में है। और कितने परसेंट भूभाग पर? 7.3% भूभाग पर। मतलब भैया अगर 100% भूभाग पर कृषि, मतलब कृषि योग्य भूमि बता रहे हैं भैया हम, जो कृषि योग्य भूमि अगर उसको हम 100% मान लें तो 100% के मात्र 7.3% पर ही सिंचाई सुविधा है। बाकी सिंचाई नहीं हो पाती है। वो लोग किस पर आधारित होते हैं? वो लोग भैया पूरी तरह से मौसम पर आधारित हैं, मानसून पर आधारित। किस पर आधारित भैया? मौसम या मानसून पर आधारित है। यही कारण है कि मिजोरम में कृषि उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। मिजोरम में लोग कृषि उतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं। उसका मुख्य कारण यही है क्योंकि भैया वहाँ पर सिंचाई सुविधा मात्र 7.3% ही है, बाकी सिंचाई सुविधा है ही नहीं। तो इसीलिए इसको नोट करिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं।
कितने परसेंट भूभाग पे भैया? 7.3% भूभाग पर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया, यूपी नहीं, अगर पूछे भैया पूरे भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस साधन के द्वारा की जाती है, तो यूपी नहीं, पूरे भारत में जो सबसे अधिक सिंचाई होती है भैया वो किसके द्वारा होती है? नलकूप के द्वारा होती है। पहले स्थान पर नलकूप है, दूसरे स्थान पर नहर है, और तीसरे स्थान पर भैया क्या है? कुआं, तालाब, ये सब आते हैं। तो हमने कहा अगर पूछा जाए कि पूरे भारत में सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, क्रम से देखा जाए तो नलकूप पहले स्थान पर है, नलकूप, दूसरे स्थान पर भैया नहर है, फिर क्या भैया? कुआं, क्या है? कुआं है, फिर तालाब। इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है ना? नोट करते चलिएगा साथ में, इस तरह इसको डिवाइड किया गया। अभी यहाँ पर आपको बता दें भैया परसेंट की, किसकी बात बता दें भैया? परसेंटेज की बात बताएं अगर हम आपसे, तो हमसे पूछेगा भैया कि नलकूप और कुएं द्वारा, इन दोनों की बात की जाए। देखिए भैया, नलकूप और कुएं द्वारा, नलकूप और कुएं द्वारा सिंचाई जो होती है भैया वो कितने परसेंट भूभाग पर होती है? लगभग 57% भूभाग पर, पूरे भारत के 57% भूभाग पर अकेली सिंचाई किससे होती है भैया? नलकूप और कुएं द्वारा होती है। नहर के द्वारा कितना होती है? 32% भूभाग पर किसके द्वारा होती है भैया? नहर के द्वारा 32% भूभाग पर। 6% किसके द्वारा होती है भैया? तालाब के द्वारा, 6% तालाब के द्वारा होती है। बाकी बचा कितना? लगभग 5 बच रहा होगा, 5% भैया अन्य साधनों के द्वारा, अन्य साधनों के द्वारा। तो इसको भी याद रखिए, हमने कहा नलकूप और कुएं द्वारा, नलकूप और कुएं द्वारा 57% भूभाग पर सिंचाई होती है, 32% भूभाग पर भी नहर के द्वारा होती है, 6% भूभाग पर तालाब के द्वारा होती है, और बचा 5% भी अन्य साधनों के द्वारा सिंचाई की जाती है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हुआ इतना? चलिए अब बात करते हैं यूपी की। किसकी बात करते हैं भैया? यूपी की मुख्यतः बात कर लेते हैं। यूपी की बात की जाए भैया अगर आपसे, तो देखिए हमने कहा कि यूपी के 70.8% भूभाग पर नलकूप से सिंचाई होती है, मतलब सिंचाई सुविधा है। और उनमें भी सबसे अधिक सिंचाई किस साधन के द्वारा की जाती है? तो सबसे अधिक सिंचाई किस द्वारा होती है भैया? नलकूप के द्वारा। यूपी में भी सबसे अधिक सिंचाई नलकूप के द्वारा ही होती है। दूसरे स्थान पर भैया नहर, दूसरे स्थान पर क्या है? नहर है। फिर उसके बाद आपका कुआं, तालाब, ये सब आते हैं। तो हमने कहा कि यूपी की बात की जाए तो नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्रफल कितना है? तो यूपी में भी पहला स्थान पर क्या भैया? नलकूप है। क्या है? नलकूप है। और नलकूप द्वारा जो सिंचित भूभाग है वो 70.08%। कितना भैया? 70 मतलब पूरे भूभाग का जितनी सिंचाई सुविधा है पूरा अगर ले लिया जाए तो उसका 70.8% भैया अकेले किससे किया जाता है? नलकूप से सिंचाई होती है। लेकिन अगली बात की जाए तो नहर द्वारा कितनी होती है भैया? अब इसमें देखिए मुख्यतः आते कौन कौन से हैं नलकूप से? देखिए कौन कौन से आते हैं भैया? मैनपुरी, इटावा, मैनपुरी। नोट करते चलिएगा भाई, इनमें से जिले पूछ लिए जाते हैं हमसे कि नलकूप द्वारा इनमें सिंचाई कहाँ पर होती है। मैनपुरी, इटावा, एटा, फिरोजाबाद, एटा, फिरोजाबाद, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा, फिरोजाबाद। लिखते चलिएगा भैया, लिखे? फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़। इन सब जगहों पर सिंचाई किससे होती है भैया? नलकूप के द्वारा होती है। इसको नोट डाउन करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो भैया, चलिए नोट हुआ हो तो हम आगे बढ़ते हैं। नहरों की बात की जाए अगर आपसे भैया, तो नहरों द्वारा कितनी सिंचाई हो। देखिए नहरों की बात की जाए भैया तो यूपी में कई नहर हैं, अभी उसको क्लियर करवाते हैं किसकी स्थापना कब हुई थी, लंबाई कितनी, कैसे हमसे क्वेश्चन वहाँ से पूछता है। नहरों की बात की जाए भैया तो 17.2% भूभाग पर सिंचाई किसके द्वारा होती है भैया, नहरों के द्वारा होती है। अब नहरों के द्वारा सिंचाई कहाँ की जाएगी, देखिए अगर आपको पता होगा भैया तो जो पूर्वी यूपी है वहाँ पर तो बारिश हो जाती है, लेकिन जो पश्चिमी यूपी है वहाँ बारिश की दिक्कत होती है, तो उन्हीं को पूरा करने के लिए, वहीं पर सिंचाई सुविधा देने के लिए नहरों की स्थापना की गई। तो अगर हमसे पूछा जाए कि अधिकतर नहरों की स्थापना यूपी के किस दिशा में या यूपी के किस तरफ हुई है भैया, तो पश्चिम की तरफ हुई है। किस तरफ हुई भैया, पश्चिम की तरफ हुई। तो जो पश्चिम के जिले वहीं पर ये भी होगा, है ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा यूपी का मैप देख के कि पश्चिम के जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। अगली बात की जाए भैया, अगर आपसे अगली बात की जाए कि झीलों तालाबों इनके द्वारा कितने % भूभाग पर सिंचाई होती है भैया, तो हमने कहा झीलों तालाबों कुओं इनके द्वारा सिंचाई कितने % भूभाग पर होती है। अब देखिए कितने % पर होती है भैया, 11.2% भूभाग पर इनके द्वारा सिंचाई की जाती है। अब देखिए हमसे पूछता भैया कि कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई यूपी के किस किस जिले में होती है, तो आइए इसको भी यहीं पर जान लेते हैं। देखिए जिले कौन कौन से हैं, कुछ जिले तो हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं, जैसे कौन कौन से भैया, गोंडा, बहराइच, बस्ती। देखिए कौन कौन से भी जहाँ पर कुओं द्वारा सिंचाई होती है, देखिए गोंडा, बस्ती, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बहराइच, अयोध्या, जो पहले फैजाबाद था ना भैया, अयोध्या लिखना पड़ता है, अयोध्या, है ना। इन सब जगहों पर किससे होती भैया सिंचाई, किससे होती है, अधिकतर कुओं द्वारा होती है। और देखिए हमारा जिला भी उसी में शामिल है, सुल्तानपुर भी उसी में शामिल है, ठीक है। सुल्तानपुर इससे लगा हुआ जिला भैया जो अंबेडकर नगर है वो भी किस में आता है, इन्हीं के द्वारा। तो ये कुछ जिले हैं जहाँ पर सिंचाई सर्वाधिक किससे होती है, कुओं द्वारा होती थी। ऐसा भी मेंशन है भैया कि कुओं द्वारा ही होती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ इन सब जगहों पर भी नलकूप की व्यवस्था हो चुकी है बाकायदा, है ना। तो सभी लोग, सारे किसान अब देखिए नलकूप की कहीं ना कहीं व्यवस्था कर ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से, क्योंकि अब कुएं से पानी निकालना भी बड़ा कठिन काम हो गया। यहाँ पर भैया इसलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ पर जलस्तर थोड़ा ऊपर होता है, इसीलिए कुओं द्वारा सिंचाई यहाँ पर कर ली जाती है। भाई जलस्तर जहाँ ऊपर होगा वहीं पर तो कुओं द्वारा सिंचाई हो पाएगी, जलस्तर जहाँ नीचे को वहाँ कैसे कर लेंगे, वहाँ दिक्कत होती है। तो यहाँ कुओं द्वारा सिंचाई होती है, इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जो अगला पॉइंट लिखेंगे भैया उसको आप लोग भी साथ में लिखते चलिएगा, साथ में आप लोग भी लिखते चलिएगा। चलिए बात की जाए भैया, अगर प्रथम सिंचाई कार्यालय कहाँ खोला गया, प्रथम सिंचाई कार्यालय कहाँ खोला गया, तो देखिए कि भैया जो प्रथम सिंचाई कार्यालय था, प्रथम सिंचाई कार्यालय कहाँ खोला गया भैया, सहारनपुर में। कहाँ खोला गया, सहारनपुर में। कहाँ खोला गया भैया, सहारनपुर में। और कब खोला गया, 1823 में। तो हमने कहा कि जो प्रथम सिंचाई कार्यालय था वो कहाँ खोला गया, सहारनपुर में खोला गया। और कब खोला गया भैया, 1823 में खोला गया। अगली बात की जाए कि पूर्वी यमुना नहर की स्थापना कब हुई थी, तो पूर्वी यमुना नहर जो कि भारत की सबसे पुरानी और यूपी की भी सबसे पुरानी नहर है, पूर्वी यमुना नहर, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1830 में। कब की गई थी भैया, 1830 में। तो पूर्वी यमुना नहर, अभी यहाँ पे नोट करिए, फिर चर्चा करते हैं भैया इसकी डिटेल में। पूर्वी यमुना नहर की स्थापना कब हुई थी भैया, 1830 में। कब की गई थी, 1830 में की गई थी। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े भैया तो देखिएगा कि ऊपरी गंगा नहर की स्थापना कब हुई थी, तो ऊपरी गंगा नहर की स्थापना कब हुई थी भैया, 1854 में। कब हुई थी भैया, 1854 में। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिएगा भैया आगरा नहर की स्थापना कब हुई थी, आगरा नहर की स्थापना कब हुई थी, आगरा नहर की स्थापना कब हुई थी भैया, 1874 में। कब हुई थी आगरा नहर की स्थापना भैया, 1874 में। शारदा नहर, देखिए निचली गंगा नहर की स्थापना कब हुई थी भैया, निचली गंगा नहर की स्थापना
निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर की स्थापना कब हुई थी भैया? 1878 में। कब हुई थी भैया? 1878 में निचली गंगा नहर की स्थापना की गई थी। शारदा नहर की स्थापना की बात की जाए भैया तो शारदा नहर की स्थापना भी की गई, और कब की गई भैया? 1928 में। कब की गई? शारदा नहर, जो कि यूपी की सबसे लंबी नहर है। शारदा नहर की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। अब देखिए यहाँ से सीधे क्वेश्चन हमसे पूछता भी है कि इस नहर की स्थापना कब कब की गई थी। तो ये सब भी आप लोग साथ में नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हम नोट करते चलिएगा साथ में, इसको नोट करते चलिए भैया साथ में, फिर आगे बढ़ते हैं। इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में भैया हम तो कुछ लोगों का नाम तो पढ़ पाते हैं, लेकिन सबका नाम नहीं पढ़ पाते, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि सर नाम नहीं पढ़ते हैं। ये हो सकता है भैया हम देखिए यहाँ पे पढ़ाते हुए हम ध्यान देते ही नहीं कौन क्या कमेंट करा, वो जब क्लास खत्म हो जाती है आपकी तब हम बैठकर देखते हैं अपना वीडियो, यहाँ किस बच्चे ने क्या कमेंट किया। अगर किसी ने कोई सवाल पूछा होता भैया तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं, हम तुरंत वहाँ पर कमेंट कर देते हैं। तो आप लोग भैया जो ना समझ में आए तुरंत पूछ लिया करिए, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो भैया? इरेज करें इसको, चलिए इरेज करते हैं, और एक एक करके भी हम जानते हैं। और किसके बारे में जानते हैं? इन्हीं नहरों के बारे में जानते हैं। स्थापना कब हुई थी? इनके द्वारा सिंचित भूभाग कितना है ना? आइए, तो पहली नहर देखिए हमने कौन सी बताई भैया? पूर्वी यमुना नहर। कौन सी बताई भैया? पूर्वी यमुना नहर। अभी आपने बताया भैया स्थापना कब हुई थी इसकी? 1830 में। स्थापना कब की गई थी भैया? 1830 में की गई थी। और ये कहाँ से निकली है? ये निकली कहाँ से भैया? ये निकली कहाँ से? सहारनपुर से। निकली कहाँ से भैया? सहारनपुर से। सहारनपुर से भैया यमुना नदी से निकाली गई कौन सी नहर? यमुना नहर निकाली गई, जो कि यूपी की सबसे पुरानी नहर है। यूपी की सबसे पुरानी नहर कौन सी है भैया? यमुना नहर है। यूपी की सबसे पुरानी नहर कौन सी भैया? यमुना नहर है। आइए आगे बढ़ते हैं इसके थोड़ा सा। अब बात की जाए भैया कि इसकी पूरी लंबाई कितनी है, तो इसकी पूरी लंबाई की बात की जाए भैया 1440 किलोमीटर। कितनी भैया इसकी लंबाई? 1440 किलोमीटर है। अर्थात भैया पूरी शाखाओं सहित मतलब जितनी शाखाएं भैया इसकी हैं, पूरी शाखाओं सहित इसकी लंबाई कितनी भैया? 1440 किलोमीटर। कितनी भैया? 1440 किलोमीटर है। साथ में इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। नोट हो भैया, इतना नोट करिए, साथ में नोट करते चलिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट हुआ? अब देखिए अगर पूछा जाए भैया कि इसके द्वारा सिंचाई कहाँ पर होती है, देखिए हमने कहा सहारनपुर से निकली है, तो सहारनपुर में सिंचाई तो होगी। तो सहारनपुर कहाँ होगी भैया? सहारनपुर में सिंचाई होगी। और कहाँ होगी? मुजफ्फरनगर। और कहाँ होगी भैया? मुजफ्फरनगर में सिंचाई होगी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, हापुड़। मेरठ, शामली, ये वही शामली है जो एनसीआर का 8वां जिला है। शामली, हापुड़, क्लियर हुआ भैया? एवं गाजियाबाद। और कहाँ पर भैया? गाजियाबाद। और गाजियाबाद जिले में सिंचाई किसके द्वारा होती है भैया? इसी पूर्वी यमुना नहर के द्वारा होती है। इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने कहा भैया ये जो शामली देख रहे हैं ना आप, ये शामली वही है जो यूपी का 8वां जिला है। और किस में शामिल हुआ भैया? एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन में, है ना? जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसका 8वां जिला यही है। तो यूपी के 8 जिले वर्तमान में शामिल हैं, किसमें? एनसीआर में। अभी जब यूपी स्पेशल बताएंगे ना भैया तो वहाँ पर सारी चीज़ें बताएंगे आपको। अब देखिए जो आपको भैया अगला वीडियो मिलेगा उसमें हम सारा क्वेश्चन अभी तक जितना हमने पढ़ाया ना वहाँ से सारा क्वेश्चन कवर आउट करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछता कैसे है, लेखपाल में, वीडियो में, और कुछ भैया यूपीएसआई में, है ना? और यहीं से संबंधित कुछ चीज़ें भी आपके सीटेट वगैरह में भी आती हैं, तो वहाँ से हम बताएंगे आपको कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया और कब पूछा गया। तो इसको नोट करिएगा।
नोट करिए भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े भैया। अगला कौन सा भी? ऊपरी गंगा नहर। अगली कौन सी भैया? ऊपरी गंगा नहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और है क्या भैया? ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर की देखिए बात की जाए अगर आपसे भैया कि ऊपरी गंगा नहर क्या है, तो ऊपरी गंगा नहर से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमसे क्या पूछेगा। तो अभी देखिए हमने कहा ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था, आपको अच्छी तरह से पता है कब हुआ था, 1854 में। निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था भैया 40 में। कब शुरू हुआ था भैया? निर्माण कार्य तो शुरू हुआ था 1840 में। 1840 में भैया कार्य शुरू हुआ, कार्य शुरू हुआ। और पूर्ण कब हुआ भैया? 1854 में। पूरा कब हुआ? 1854 में पूर्ण हुआ था। किसका कार्य? ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य। और निकली कहाँ से? ध्यान दीजिएगा भैया, निकली कहाँ से? यह निकली है हरिद्वार। कहाँ से निकली भैया? गंगा नदी से निकाली गई। और कहाँ से भैया? हरिद्वार, उत्तराखंड। उत्तराखंड के हरिद्वार से निकाली गई ऊपरी गंगा नहर। क्या निकाली गई भैया? ऊपरी गंगा नहर निकाली गई। अब यहाँ से पूछे भैया इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो देखिएगा शाखाओं प्रशाखाओं सहित जो इसकी मुख्य नहर की लंबाई भी है वो 340 किलोमीटर। कितनी भैया? जो मुख्य नहर की लंबाई, मुख्य नहर की लंबाई कितनी भैया? 340 किलोमीटर है मुख्य नहर की लंबाई। लेकिन भैया शाखाओं सहित कितनी है? शाखाओं सहित इसकी लंबाई कितनी है? साथ में नोट करते चलेगा, बार बार बोलते रहते हैं। शाखाओं सहित इसकी लंबाई कितनी है? तो शाखाओं सहित इसकी लंबाई भी 5640 किलोमीटर। कितनी है? 5640 किलोमीटर शाखाओं सहित इसकी लंबाई है। क्लियर हुआ यहाँ तक? शाखाओं सहित 5640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने कहा निकली कहाँ से भैया? उत्तराखंड से निकली। जब उत्तराखंड से निकली है ये, तो सिंचाई तो उत्तराखंड में भी होती होगी, ऐसा तो है नहीं सिर्फ यूपी में ही होती होगी। तो उत्तराखंड और यूपी दोनों राज्यों में सिंचाई किसके द्वारा होती है भैया? ऊपरी गंगा नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है ना। अब देखिए कहाँ कहाँ पर होगी भैया? मैनपुरी, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कहाँ कहाँ होगी भैया? मैनपुरी, कानपुर, फतेहपुर, फर्रुखाबाद है ना, शामली, और कहाँ होगी भैया? और गाजियाबाद। इन सब जगहों पर भी सिंचाई किससे होती है भैया? ऊपरी गंगा नहर सिंचाई होती है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करिए भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। हुआ भैया? चल अगला आता है निचली गंगा नहर। इरेज करें इसको। अगला आता है निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर की बात की जाए तो आपने अभी बताया कि निर्माण कब हुआ था उसका। निचली गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था भैया? निचली गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था भैया? निर्माण की बात की जाए तो निर्माण देखिए कब हुआ था भैया? 1878 में। आपने भी बताया कब हुआ था? 1878 में हुआ था। और निकली कहाँ से भैया? ये निकली कहाँ से? बिजनौर से निकली। कहाँ से निकली भैया? ये निकली कहाँ से भैया? बिजनौर से। निचली गंगा नहर कहाँ से निकली भैया? बिजनौर से निकाली गई। नोट करिएगा, बिजनौर से। सॉरी भैया थोड़ा सा गलत हो गया, बुलंदशहर के नरौरा से निकाला गया। कहाँ से निकाला गया भैया? ये बुलंदशहर के नरौरा नामक स्थान से निकाला गया। कहाँ से निकली भैया ये? बिल्कुल बुलंदशहर के नरौरा से। बुलंदशहर के नरौरा से निकाली गई नहर है। नोट करिएगा, बुलंदशहर के नरौरा से निकाली गई कौन सी? निचली गंगा नहर निकाली गई। क्लियर हुआ भैया?
आगे बात की जाए भैया, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 8,800 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी भैया? 8,800 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है इसकी? कुल लंबाई 8,800 किलोमीटर कुल लंबाई है किसकी भैया? निचली गंगा नहर की। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पूछ सकता भैया कि सिंचाई सुविधा इसके द्वारा कहाँ कहाँ दी जाती है निचली गंगा नहर के द्वारा? तो बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कानपुर, इलाहाबाद, इन सब जगहों पर। तो लिखिएगा भैया, हमने कहाँ कहाँ बताया भैया? बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद। देखिए हमने कहा यही जिले मिलेंगे बार बार भैया आपको, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है, अभी भी वर्षा कम होती है, और कम होने के कारण ही यहीं पर नहरों का निर्माण किया गया। और कहाँ पर भैया? इलाहाबाद, इलाहाबाद, फतेहपुर, फतेहपुर, इन सब जगहों पर सिंचाई किससे होती भैया? है ना, निचली गंगा नहर के द्वारा। चलिए लिखिएगा, फिर इरेज करते हैं। हुआ भैया? चलिए लिखिएगा, फिर इरेज करते हैं इसको। जल्दी लिखिए, आप लोग टाइम ज़्यादा लगा देते हैं। हो गया भैया? चलिए अगला आता है भैया आगरा नहर। अगली नहर कौन सी आती है भैया? आगरा नहर। कौन सी नहर आती है? आगरा नहर। ये भी कहाँ से निकली? यमुना से, क्योंकि भैया आगरा में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। अगली नहर कौन सी भैया? आगरा नहर। आगरा नहर की बात की जाए भी, तभी आपने बताया कि आगरा नहर की स्थापना कब की गई? 1874 में। कब की गई भी? 1874 में की गई। और निकलेगी कहाँ से भी? आगरा से निकलेगी। और किस नदी से निकलेगी? यमुना नदी से निकलेगी। देखिए आगरा में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। तो किस नदी से निकलेगी? ये यमुना नदी से ही तो निकलेगी आगरा नहर। इसकी लंबाई की बात की जाए भैया, तो आगरा नहर की कुल लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। कितनी भैया लंबाई इसकी? कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर। कितनी भैया? 1600 किलोमीटर इस नहर की कुल लंबाई है। इसके द्वारा सिंचाई कहाँ कहाँ होती भैया? इसके द्वारा सिंचाई होती भैया मथुरा, अलीगढ़, आगरा। मथुरा, अलीगढ़, आगरा। सिंचाई कहाँ कहाँ होगी भैया? मथुरा, अलीगढ़, और कहाँ होती भैया? आगरा। मथुरा, अलीगढ़, आगरा में सिंचाई किस द्वारा होती है भैया? इसी नहर के द्वारा होती है। और देखिए निकलने की बात की जाए भैया, तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इस पे भैया, लेकिन जो अभी देखिए हाल ही में माना गया भी ओखला। कहाँ से निकली भैया? ये ओखला। और ओखला है कहाँ पर? ओखला दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया? दिल्ली में पड़ता है ओखला। ठीक है, अच्छा ठीक, इसको याद रखिएगा भैया। अगर हमसे पूछा जाए कहाँ से निकली है, तो हम क्या बताएंगे भैया? ओखला से। और ओखला है कहाँ पर भैया? दिल्ली में है। नोट डाउन करिएगा, नोट करिए भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। पूछा जाए भी कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्य हैं इसमें भैया बहने वाले। राज्य कौन कौन से हैं? देखिएगा राज्य कौन कौन से भैया? दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, और यूपी तो है ही। तो यूपी के अलावा भी 3 राज्यों से और बहती है। कौन सी नहर भैया? आगरा नहर। नोट करिए, फिर इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है शारदा नहर की। किस नहर की बात आती है भैया? शारदा नहर की बात आती है। शारदा नहर की बात की जाए भैया, तो यूपी की सबसे लंबी नहर यही है, जो नेपाल के सीमा से निकलती है। कहाँ से निकलती है भैया? नेपाल के सीमा से निकलती है। स्थापना कब हुई थी भैया? 1928 में। कब निर्माण किया गया? इरेज करते हैं भैया। अगली नहर कौन सी भैया? शारदा नहर। नहर कौन सी है? शारदा नहर। शारदा नहर की बात की जाए अगर आपसे, शारदा नहर की बात की जाए भैया, तो कहाँ से निकली है? निकली भैया, स्थापना तो हुई तो 1928 में, लेकिन निकली कहाँ से? नेपाल की सीमा से। कहाँ से निकली भैया? नेपाल की सीमा से निकली।
नेपाल की सीमा से निकली, अर्थात पीलीभीत की तरफ से, अर्थात नेपाल की सीमा से कौन सी नहर निकाली गई? शारदा नहर निकाली गई नेपाल की सीमा से। स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। इसकी बात की जाए कुल लंबाई, हमने कहा यूपी की सबसे लंबी नहर है ये, यूपी की सबसे लंबी नहर है, यूपी की सबसे लंबी नहर है भैया ये। और लंबाई है कितनी इसकी? 12,368 किलोमीटर। कितनी लंबाई भैया? 12,368 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है। 12,368 किलोमीटर किसकी लंबाई भैया? शारदा नहर की, जो कि यूपी की सबसे लंबी नहर है। सिंचाई कहाँ कहाँ करती है भैया? हमने कहा पीलीभीत की तरफ से निकली है नेपाल की सीमा से, तो पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, भाई नेपाल की सीमा से है तो नेपाल की सीमा पर सिंचाई करेगी ना ये। तुमने क्या क्या बताया भैया? पीलीभीत, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, याद करते चलिएगा, साथ में रिवाइज करते चलिएगा, लिखते चलिएगा। और कहाँ कहाँ भैया? हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, बाराबंकी, उन्नाव, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, उन्नाव, लखनऊ, नोट हो भैया। रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद। आगे करते भैया, इसको कहाँ कहाँ और है भैया ये? रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज बोला जाता है, प्रयागराज। इन सब जगहों पर सिंचाई किससे होती भैया? शारदा नहर से होती है, जो कि यूपी की सबसे लंबी नहर है। क्लियर हुआ यहाँ तक? नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट हुआ भैया इतना? अगला पूछता भैया, जैसे पूछ लेगा कि यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना द्वारा स्थापित नहर कौन सी है? तो गंडक नहर। कौन सी नहर भैया? गंडक नहर। इसको लिखिए, फिर बताते हैं। अब देखिए, यहाँ से भैया सिर्फ एक एक पॉइंट करके हमसे पूछता है। जैसे हमने कहा ये तो मुख्य नहर रही भैया जो हमको जानना था, जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए। अगला हमने कहा भैया यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना द्वारा निर्मित नहर कौन सी है? बिहार, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना द्वारा निर्मित नहर कौन सी भैया? गंडक नहर, जो कि गंडक नदी के द्वारा निकाली गई। गंडक नहर कौन सी नहर भैया? गंडक नहर। इसको नोट करिएगा, कौन सी नहर है? गंडक नहर है, जो कि यूपी और बिहार दोनों की संयुक्त परियोजना द्वारा बनाई गई। इसकी कुल लंबाई कितनी भैया? उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा से 18 किलोमीटर बूढ़ी गंडक पर यह बनाया गया भैया, है ना। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया। इसके बाद सिंचाई कहाँ कहाँ होती भैया? इसके बाद सिंचाई कहाँ कहाँ होती है? गोरखपुर यूपी में, गोरखपुर, महाराजगंज, महाराजगंज, और कहाँ भैया? देवरिया। इन सब जिलों का नाम सुन के भोजपुरी बोलने का मन कर देता है। वो भैया अगला देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि वाराणसी और गाजीपुर, वाराणसी और गाजीपुर के द्वारा सिंचाई किस नहर के द्वारा की जाती है? वाराणसी गाजीपुर का रिश्ता ही कुछ अलग है। अगर पूछा जाए वाराणसी और गाजीपुर जिले में सिंचाई किस द्वारा होती है? नौगढ़ बांध नहर के द्वारा। किस द्वारा होती है भैया? एक नौगढ़ बांध नहर है, नौगढ़ बांध नहर के द्वारा, नौगढ़ बांध नहर के द्वारा कहाँ का सिंचाई होती है भैया? वाराणसी में होती है। और कहाँ होती है? गाजीपुर में। इसको भी नोट करिएगा, पूछा हुआ सवाल है भैया। हमने कहा हम आपको वही बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है या जहाँ से पूछा जा सकता है, फालतू की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे।
है ना भैया। अगर पूछे वे किस नदी से निकला है ये, तो नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी भैया? कर्मनाशा नदी, जो कि बहती गाजीपुर में। कहाँ बहती है? गाजीपुर में बहती है कर्मनाशा नदी। नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पूछे भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो उसका नाम है बाढ़ सागर बांध नहर परियोजना। कौन सी है? बाढ़ सागर बांध नहर परियोजना, जो कि सोन नदी के द्वारा मध्य प्रदेश के भैया मध्य प्रदेश से निकाली गई। और किस नदी द्वारा भैया? सोन नदी के द्वारा। बाढ़ सागर बांध परियोजना, जो कि यूपी, एमपी और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। हमने कहा यूपी, एमपी और झारखंड की संयुक्त परियोजना कौन सी भैया? तो हमने कहा कि बाढ़ सागर, कौन सी भैया? बाढ़ सागर नहर परियोजना। बाढ़ सागर नहर परियोजना, जो कि किसके द्वारा निकाली गई? तो हमने कहा भाई किसके द्वारा निकाली गई? ये सोन नदी के द्वारा। किसके द्वारा निकाली गई भैया? ये पर नोट करिएगा, सोन नदी के द्वारा। और कहाँ से निकाली गई? एमपी से। सोन नदी के द्वारा कहाँ से निकाली गई भैया? एमपी से निकाली गई। ठीक है भैया। आपको लग रहा होगा भैया कि नहीं हम इसमें तो काफ़ी कुछ छोड़ दें, बता ही नहीं कहाँ से, एमपी में कहाँ से। बिल्कुल नहीं, आपको जानना है। हमने कहा भैया हम आपको वही बता रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से पूछा जाएगा। अब देखिए भैया, हमने कहा कि हमको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, हमको किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। कोई भी सब्जेक्ट हो, अब कुछ भी पढ़ रहे हो, हमको वहाँ से पीएचडी बिल्कुल नहीं करनी है। हमको भैया जल्दी से जल्दी कोई ना कोई ऐसी नौकरी पकड़ लेनी है, कोई ना कोई सरकारी जॉब ऐसी पकड़ लेनी है कि जहाँ पर ये लग जाए भैया, समाज में ये लग जाए कि नहीं हाँ ठीक है सरकारी नौकरी करते हैं। उसके बाद भी हम आगे बढ़ने के हमारे रास्ते खुल जाते हैं। अभी आपका मेन लक्ष्य ये होना चाहिए भैया कि कहीं ना कहीं हम सिलेक्ट हो जाएँ, सरकारी जॉब हमको कहीं ना कहीं मिल जाए। फिर उसके बाद आप जो मर्जी वो करते रहिए, कोई नहीं पूछेगा फिर आपको। लेकिन अभी अगर आप अभी ज़्यादा समय लगाते हैं सिलेक्शन पाने में, तो लोग, समाज के लोग, रिलेटिव्स, जितने लोग भैया सब प्रश्न चिन्ह खड़ा करना शुरू कर देते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं अभी तक। जैसे घर पहुंचेंगे, आप छुट्टी हुई घर पहुंचे, भैया नौकरी कब मिलेगी, है ना। और वो लोग ये नहीं पूछेंगे, कभी उन लोगों ने नहीं पूछा होगा कि भैया जरा ये बताओ खर्चे उर्चे नहीं है, कभी नहीं पूछेंगे। बस यही पूछेंगे भैया नौकरी कब मिलेगी, है ना। ऐसे लगता है सैलरी उन्हीं को मिलनी है। ऐसा कुछ नहीं है। बस आप लोग कोई कुछ भी कहे, सबको इग्नोर करिए। हमने कई बार कहा किस देश का सबसे बड़ा यही रोग कि क्या कहेंगे लोग, उनको छोड़िए आप। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करिए, सिर्फ आगे बढ़ते रहिए आप। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ भैया? चलिए अगली बात आती है रिहंद घाटी योजना। कौन सी भैया? रिहंद घाटी योजना। ये भैया सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर। कहाँ बनाई गई भैया? सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर। कहाँ बनाई गई? हमने कहा रिहंद घाटी परियोजना। भाई रिहंद जो बांध है वहीं पर बनाई गई, रिहंद नदी पर रिहंद बांध है सोनभद्र में, वहीं से क्या बनाई गई? रिहंद घाटी परियोजना, है ना। रिहंद घाटी नहर भी इसका नाम है, रिहंद घाटी परियोजना भी है। और कहाँ बनाई गई भैया? बनाई कहाँ से गई, निकाली कहाँ से गई है? सोनभद्र के पिपरी से। सोनभद्र वही जो कि यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है, सोनभद्र के पिपरी से। इससे लाभान्वित राज्य जिले कौन कौन से हैं? मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, वाराणसी। इससे भी लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? जिले कौन कौन से हैं? सॉरी, जिले कौन कौन से भैया? मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी और क्या भैया? इलाहाबाद। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। ये तो रही भी सिंचाई से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बताई गई। तो आज भी सिंचाई यहाँ पर कंप्लीट होती है। कल हमने देखिए मिट्टी के बारे में बताया था, आज अपनी सिंचाई के बारे में जान लिया। ठीक है ना। तो वीडियो को आप लोग भैया, हमने कई बार कहा हर वीडियो के अंत में यही सारे जितने भी भैया चैनल जुड़े हुए टीचर्स हैं सब यही बताते हैं। लेकिन आप लोगों की दशा क्या है कि 20 लोग ऑनलाइन होते हैं, 20 लोग लाइव चैट कर रहे होते हैं, फिर करते क्या भैया धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं, है ना। ये नहीं करना है। हमने कई बार कहा अगर कहीं भी वीडियो में कहीं भी किसी सब्जेक्ट में भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आप लोग। हम कमियों को दूर करेंगे ना, हम तो तैयार हैं कमियों को दूर करने के लिए। जब आप लोग बताएंगे तब ना करेंगे उसको दूर। आप लोग बताते ही नहीं हैं, तो कमियों को बताते रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए और लाइक जरूर करते रहिए। धन्यवाद।